बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी। प्रोग्राम आप देखते हैं जुम्मा हफ्ता इतवार 8:02 पर एक न्यूज़ की स्क्रीन पर। पंजाब में हद की इज़्ज़त का कानून बन गया है। गवर्नर थे नहीं, कायम मुकाम गवर्नर यानी स्पीकर पंजाब ने उस पर दस्तखत कर दिए। ये कानून है क्या, कौन इसकी जद में आएगा? 30 लाख रुपये जुर्माना भी हो सकता है, खुसूसी ट्रिब्यूनल भी बनेंगे, लेकिन तमाम सहाफ़ती तंजीमें इस पर सरापा एहतजाज हैं। क्या हुकूमती कानून साजी इस सिलसिले में कभी मौसर हुई है, मौसर होगी? दुनिया भर में तो ऐसी मिसाल नज़र नहीं आती, क्योंकि सहाफ़ती तंजीमों को ऑन बोर्ड नहीं उस तरह से लिया गया। गेट की कॉन्सेप्ट सहाफ़त में होता है, एडिटर का कॉन्सेप्ट सहाफ़त में होता है, इदारों में होता है। जब तक इन लोगों को ऑन बोर्ड नहीं किया जाएगा, ये वो लोग हैं जो ये जज कर सकते हैं कि क्या खबर दुरुस्त है या नहीं है। अदरवाइज़ तो हुकूमत की इंटेंशन पर सवाल उठेगा कि वो शायद अपने खिलाफ होने वाली तनकीद को रोकने के लिए ये कानून साजी कर रही है। PTI भी बिलखुसूस इस पर सरापा एहतजाज है। सहाफ़ती तंजीमों का ये मानना है कि वो ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों और दीगर इंसानी हकूक़ के जो अलंबरदार इदारे हैं उनसे भी रब्ता करेंगे। ये एक अहम मौजू है, लेकिन साथ हमारी जो सियासी मंजरनामा है वहाँ पर मुसलसल डेडलॉक की सी कैफियत है। गो के नवाज शरीफ साहब मरी में अपनी पार्टी के रहनुमाओं से मुखातिब हुए, बड़ी उम्दा उन्होंने गुफ्तगू भी की, बता रहे थे कि वो इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। देखिए नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे। अच्छा जज्बा है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड पॉलिटिकल सिचुएशन है उसका एक मुजाहरा जो है या एक उसकी मिसाल KP के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब के ताज़ा बयान में आप देखने की कोशिश करें कि देखिए वो क्या कह रहे हैं। ये तो खैर PTI के वो फेसेस हैं जो बड़ी दबंग गुफ्तगू करते हैं, मकबूल गुफ्तगू करते हैं। बैरिस्टर गौहर जो हैं वो अमूमन एक नपी तली गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उनके लबो लहजे में क्या नई शय आ रही है वो आप देखिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। मुल्क के साथ ज़्यादती करने वालों के साथ सुलह नहीं हो सकती, हम इन सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, ये है PTI का मौक़िफ़। और जवाब में अब जो ताज़ा ट्वीट्स हुए इमरान खान साहब की टाइमलाइन से या PTI ऑफिशियल से, उसके बाद नून लीग के ज़िम्मेदार बीराना सनाऊँ या दीगर हूँ, इसहाक़ हूँ बिलखुसूस, वो ये कहते हैं कि इनसे बात नहीं हो सकती। मुक़्तदरा की बात करें तो वो कहते हैं 9 मई वालों से बात नहीं हो सकती, अगर उन्होंने करनी है तो सियासतदानों से बात करें। तो अजब डेडलॉक की सी कैफियत है। और उमर अयूब साहब को भी आप सुन लें, क्योंकि जलसा था आज, वो भी देखें क्या कह रहे हैं। हाँ, प्रोग्राम का आगाज़ मैंने इस सारी सूरत हाल के बाद हद की इज़्ज़त कानून से किया था, जो पंजाब में कायम मुकाम गवर्नर के दस्तखतों से एक कानून बन चुका है, नाफिज हो चुका है। अब इसकी ज़द में हम आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं। सोशल मीडिया यूज़र जो बात कर रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, किसी और ऐप के ज़रिए, वो भी इसकी ज़द में आ सकते हैं। तो इस पर लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ा दिलचस्प बयान किया, ज़रा वो भी देख लें। इस सब में दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक ये कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो PTI का अलायंस है उसमें JUI FE के साथ उनकी मुफाहमत हो रही है। एक मुश्तरका मामला पर कमेटी बना दी गई है और लग रहा है कि शायद मौलाना भी ऑन बोर्ड आ जाएँ एक इंजन की सूरत में। इस ट्रेन के आगे अगर मौलाना लगते हैं तो दैट बी वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट। उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा इसको डील करना अगर मौलाना उनके साथ मिल जाते हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं, जब मैं नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया कि वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बड़े मोतरफ़ हैं, उस दौर में जब उन्होंने जेल काटी और जो उनके साथ उनका ताल्लुक रहा उसके बड़े मोतरफ़ हैं। साथ ये डेडलॉक है, आगे बजट आ रहा है, चाइना गए वज़ीर आज़म, साथ हद तक इज़्ज़त कानून है। तो ये है आज का खुलासा पूरे दिन का। इस सब पर बात करने के लिए हमने आज ज़हमत दी है मारूफ सियासतदान दानिश्वर जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब को कि उनसे हम बात कर सकें, क्योंकि अमूमन हम या की बात सुनते हैं या नून लीग की बात सुनते हैं, तो किसी न्यूट्रल फ्रीक की भी बात सुनी जाए जिनके पास कुछ सोलूशन है या सोलूशन की वो बात करते हैं, तफरीक की नफरत की बात नहीं करते। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, मियाँ साहब आपके साबिक़ कायद उन्हें मैं कहूँगा, वो बड़े मोतरफ़ आए शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, कहीं दोनों की सुलह तो नहीं हो रही? अब्बासी साहब वापस उधर तो नहीं जा रहे और आप पता चले कि आपकी जमात वहीं की वहीं खड़ी रह गई है? सर सुलह तो उस सूरत में होती है ना कि अगर खुदा न खास्ता हो या कोई नाराज़गी हो या कोई शिकवे हों। अब्बासी साहब का तो मियाँ नवाज शरीफ साहब से कोई शिकवा नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब एक वफ़ादार आदमी हैं, वो अब्बासी साहब की तारीफ़ करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। और आप भी अब्बासी साहब के ज़बान से मियाँ नवाज शरीफ के लिए तारीफ़ी कलमात ही सुनेंगे। और मियाँ नवाज शरीफ हमारे लीडर हैं, इसमें कोई बहस नहीं है। हम तो अब भी मानते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो हमारे लीडर हैं। हमारी सियासी राहें मियाँ नवाज शरीफ से अलबत्ता जुदा हो गई हैं, लेकिन द फैक्ट कि वो एक वफ़ादार आदमी हैं उस पर कोई दो राय नहीं। आपने भी वज़ादारी का ही सबूत दिया है और इसकी कमी है हमारी सियासत में
लेकिन अगर आप वो अभी भी आपके लीडर हैं और आप उनके बारे में कभी आपने या शायद साहब ने कभी कोई नेगेटिव रिमार्क्स नहीं दिए, तो देन क्या ज़रूरत पेश है? अगर वो आपके रहनुमा हैं तो फिर आप नई जमात बना रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश है? ये तो समझा दें आज। अजमल भाई, देखिए, कुछ सियासी इख्तलाफात लोगों के हो सकते हैं सही। ज़ाती दुश्मनियों के बग़ैर या ज़ाती इख्तलाफात के बग़ैर या गाली गलौज के बग़ैर। तो हमारे और मियाँ साहब की, जैसे मैंने गुजारिश की, कि सियासी राहें अलग हैं, हमारी सोच मुख्तलिफ हो गई है कि इस वक्त पाकिस्तान को जो मसाइल दरकार हैं, हम समझते हैं कि बहुत सारी सियासी लीडरशिप को शायद इसका इतना इदराक नहीं है कि क्या करना चाहिए या कोई इसका सलूशन नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास ही हम अक्ल कुल हैं, हमारे पास ही सही सही सलूशन है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारी राय मुख्तलिफ है। मियाँ साहब की राय जो कि काबिल एहतराम है लेकिन मुख्तलिफ है, इमरान खान साहब की राय काबिल एहतराम है मगर मुख्तलिफ है, तो हम अपनी अपनी राह लेकर आवाम के पास जाएंगे, अपनी बात आवाम के सामने रखेंगे, फिर जो फैसला आवाम करती है। बिल्कुल ठीक। तो मैं ये समझूं कि इस मौजूदा पॉलिटिकल डेडलॉक में या मौजूदा जो सूरत हाल है मुल्क की, पॉलिटिकल हो, इकनॉमिक हो, उसमें आप ये कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब हूँ या इमरान खान साहब हूँ, दोनों को इदराक नहीं है कि सूरत हाल है क्या, और दोनों के पास सोल्यूशन भी नहीं है। डिड आई गेट इट राइट? सर, पिछले 3 साल में अब आप ये देख लें कि तमाम सियासी जमातें बशमूल मुस्लिम लीग, बशमूल PTI, बशमूल पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अंदर वफाक में हुक्मरान रही हैं। एक एक सूबा चलाया है। 10 साल से PTI KP का सूबा चला रही है। हमारे PTI के बहुत सारे दोस्त हैं। PTI सबसे बड़ी जमात है इस वक्त, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या 10 साल में वो PTI की हुक्मरानी में कोई चीज़ पॉइंट आउट कर सकते हैं कि एजुकेशन अच्छा हो गया, या हेल्थ अच्छी हो गई, या सड़कें अच्छी हो गई, या माहौलियात अच्छे हो गए? कोई ऐसी चीज़ पॉइंट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप देखें तो सिंध तो इस वक्त सबसे अबतर हालत में है, सबसे ख़राब एजुकेशनल परफॉर्मेंस है सिंध की। दही सिंध का तो उससे भी बुरा हाल है। इसी तरह पंजाब और बलूचिस्तान में भी कोई बेहतरी नज़र इतनी नहीं आती। गो के ये बात मानने की है कि पंजाब में मुस्लिम लीग की गवर्नेंस जो थी शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में, वो बेहतर थी उस्मान बुज़दार साहब से। लेकिन वही गलतियां वफाक कर रही है आज भी। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में जिन गलतियों ने हमको इस नहज पे पहुंचाया है, फाइनेंशियल रुइन जो पाकिस्तान का है, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो नाउमीदी है, उसका इस हुकूमत के पास कोई मुस्बत हल नज़र नहीं आ रहा। मैं सोल्यूशन की तरफ भी जाता हूँ ना, कि अगर इनके पास सोल्यूशन नहीं है तो आपके पास क्या आपने चीज़ें चार्ट आउट की हैं। लेकिन उससे पहले आपने शहबाज शरीफ साहब की गवर्नेंस जो पंजाब में थी उसकी तारीफ़ की है। मोहतरमा मरियम को भी 100 से ज़्यादा दिन हो गए हैं गवर्नेंस करते हुए, पंजाब के सूबे पे बैठी हुई हैं। उनकी गवर्नेंस मॉडल आपको कैसा लगा? देखिए, मैं अब ले ही आए बात, तो देखें, एक शहबाज शरीफ साहब को एडवांटेज ये था कि जब शहबाज शरीफ साहब 13 में वज़ीर आला बने थे या 8 में वज़ीर आला बने थे, तो उनके मैंडेट पे कोई उंगली नहीं उठा सकता था। राइट। कि शहबाज शरीफ साहब हैं वो गलत मैंडेट पे बैठे हुए हैं। आज पाकिस्तान के अंदर तमाम वफाकी हुकूमत और सूबों की हुकूमतें जो हैं पंजाब में, और वो ये मैंडेट की वो मैंडेट लेकर नहीं बैठी हुई हैं, बर्जुमान हैं कुर्सी पे हुकूमत की, जो पहले थी। तो उससे फ़र्क हो जाती है परफॉर्मेंस। तो आप उनकी मैंडेट की इखलाकी साख के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि वो वाली सूरत हाल नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब को पहले दस्तयाब थी। तो उससे फिर होता है अजमल भाई, उससे ये होता है कि फिर आप वो चीज़ें नहीं कर सकते, वो मुश्किल फ़ैसले नहीं कर सकते कि जो कि मुल्क के लिए ज़रूरी होते हैं या सूबे के लिए ज़रूरी होते हैं। तो फिर उसकी वजह से परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो जाती है। जब भी तो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल सर्टेनिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक सर्टेनिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बिल्कुल ठीक है। मिफ्ता साहब, आप आगे सबसे अहम बात कि फिर इसका वे आउट या सोल्यूशन इन दो जमातों के पास अगर नहीं है तो आपने क्यों पार्टी बनाई और आपके पास सोल्यूशन है क्या? ज़रा उस पर खुल पे बात कर लेते हैं। छोटी सी मैं ब्रेक ले रहा हूँ, नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप करने जा रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। मिफ्ता इस्माइल साहब आज डायरेक्ट लाइन में शरीक गुफ्तगू हैं। उनसे हमने अब बात करनी है कि उनकी जमात के पास आखिर क्या ऐसा नुस्खा है जो PTI या नून लीग के पास या मौजूदा सियासी जमातों के पास नहीं है, और उससे आवाम को क्या उम्मीद वाबस्ता होनी चाहिए।
लेकिन उससे पहले मिफ्ता साहब, मैं आपको मियां नवाज शरीफ साहब का एक और बयान सुनाना चाह रहा हूँ IMF के हवाले से। उसके बाद एक सवाल इससे रेलेवेंट है, ज़रा वो आप सुन लीजिए, अवाम भी देखें। मिफ्ता साहब, इकॉनमी इज़ योर फोटे, तो नवाज शरीफ साहब की ये बात किस हद तक दुरुस्त है? क्या हम इसमें इमरान खान साहब की सरकार को, उनके डिसीजंस को ही 100% मौरूद इल्ज़ाम ठहराएंगे और इसमें डार साहब की जो इकनॉमिक्स थी डार्लिंग के नाम पर, वो बरी ज़िम्मा हो जाएंगे? सॉरी जामी साहब, मैं सुन नहीं सका मियाँ साहब की टेप। मियाँ साहब गालिबन ये कह रहे थे कि हमने IMF को जी खैरबाद कह दिया। हाँ, और इन्होंने खतूत लिखे IMF को कि यहाँ प्रोग्राम ना दिया जाए। जी देखिए, गुजारिश ये है कि ये बात दुरुस्त है मियाँ साहब की एकदम, कि 2013 से 2016 के दरमियान पाकिस्तान ने एक IMF का पूरा प्रोग्राम मुकम्मल किया। राइट। 3 साल तक हम इनसे कर्ज लेते रहे और इनके प्रोग्राम की कंडीशंस तकरीबन मानते रहे। जब नहीं मानते थे तो फिर हम एग्जाम्पशंस ले लेते थे। हुआ ये कि 2016 में जब हमको IMF की मॉनिटरिंग से हम निकले और उन IMF ने हमको करना छोड़ दिया, तो अगले 2 साल जो थे वो हमने ज़बरदस्ती रुपए को 105 पे रखा और उसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा पैसे स्टेट बैंक में डालने पड़े, जो कि हम बोरो करते रहे। ठीक। और बोरो हमारी तेज़ी से बढ़ी और हमारी साथ-साथ, क्योंकि हमने रुपया को आर्टिफिशियली लो रखा हुआ था, तो कैप इम्पोर्ट लगाया बड़ी हुआ तेज़ी था। से इंपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ी और इतना तेज़ी से इंपोर्ट बढ़ी कि 2017-18 में हमारा ट्रेड डेफिसिट और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $19 बिलियन या 6% हमारे GDP का हो गया था। ठीक। तो उसके बाद मैं भी जब कुछ अरसे 5 महीने मैं भी आखिर में वज़ीर रहा था, तो उस वक्त मैंने कह दिया था कि अब IMF के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि आपके रिजर्व बड़ी तेज़ी से डिप्लीट हो आई रहे थे रिमेंबर और यू आपके यूज्ड टू पास, से इट आउटराइटली, बिल्कुल। और हम तो पहले से भी बहस करते थे, डार साहब से गुजारिश करते थे कि यार ये इतना डिवैल्यू नहीं करोगे अगर, और आप ये करेंसी को रखोगे तो कितने पैसे हम कर्ज लेंगे। कभी ना कभी लोग कर्ज देना छोड़ देते हैं और वापस मांगना शुरू करते हैं, तो ये दिन आएगा। तो ये इसमें एक फंडामेंटल एरर मुस्लिम लीग की हुकूमत में ही हो गया था। और उसके बाद फिर आपने, क्योंकि वो चाइनीज़ पावर प्लांट्स भी लगाए थे, तो उसकी भी बिजली, जो मियाँ नवाज शरीफ का ख्वाब था कि इस बिजली से सनतें चलेंगी, तो वो शर्मिंदा ताबीर इसलिए नहीं हो सका कि फिर जब आपने इंपोर्ट सस्ता रखा था तो गाड़ियाँ भी बाहर से आ रही थी, कपड़े भी बाहर से आ रहे थे, फल भी बाहर से आ रहे थे, फ़ोन भी बाहर से आ रहे थे, तो यहाँ पे वो मसनूआत नहीं बढ़ी, वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पाकिस्तान। ये तो हो गया ना 16 से 18 वाला, 16 के ऑनवर्ड वाला मामला। फिर जब डार साहब खुसूसी तैयारे से वापस आए, हाउ डैमेजिंग वाज दैट एरा? नहीं, देखें, उससे पहले जो मियाँ साहब की जो दूसरी बात थी उस पे भी मैं बात कर लूँ। जो मियाँ साहब ये बात फरमाते हैं, एकदम दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने और शौकत तरीन साहब का आपको याद है, वो तैमूर जगड़ा साहब को उन्होंने किया था कि ये हमको खुदा न खास्ता खुद को समझ के रखा है, हम देख लेंगे इनको। और उनके बाद लगारी साहब को उन्होंने पंजाब में फ़ोन किया, उन्होंने इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया था मेरे ख्याल से लगारी साहब ने, लेकिन बिल्कुल इन्होंने ख़त लिखा और पूरी इनकी ये कोशिश थी कि IMF से पाकिस्तान का एग्रीमेंट ना हो। और जो हम एग्री कर चुके थे KP हुकूमत से, उन्होंने कहा हम वो लेटर नहीं देंगे आपको जो IMF को हमको देना था KP गवर्नमेंट की, कि वो कितनी सरप्लस होगी। तो वो पूरी कोशिश की थी उस ज़माने में PTI की हुकूमत ने कि IMF का प्रोग्राम ना हो और पाकिस्तान दिवाली की तरफ चले जाए। इसमें तो मियाँ साहब की बात एकदम मैं समझता हूँ, एग्री करता हूँ। बट मैं वो डार साहब के दूसरे एरा की बात कर रहा हूँ, जब खुसूसी तैयारे से आए थे। देखिए, वो डार साहब जो थे ना, उन्होंने 6 महीने, क्योंकि मेरे खिलाफ वो मुहिम चलाई थी, वो बार बार ये कहते थे कि डॉलर 170 का होना चाहिए, 180 का होना चाहिए, 160 का होना चाहिए। तो फिर वो आके अपने ही अल्फाज के कैदी बन गए थे और फिर जब वो डॉलर 229 तक पहुंचा तो उन्होंने उसको रोक लिया। और वही जो बात करते थे कि IMF की आंखों में आंखें डाल के देखो, और हम सब समझते थे कि ये तो सिर्फ चलो एक सियासी बयान है रैली, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन वो उसके भी अपने अल्फाज के कैदी बन गए थे। तो फिर उसके बाद वो रूम नहीं था उनका, और उसके बाद वो 4 महीने $1 को फिर फिक्स रखना, अब आपके पास पैसे भी नहीं है तो आप ट्रेड नहीं होने दे रहे। फिर उसके बाद आपको 270 पे गया, फिर बेचैनी फैली। पाकिस्तान में जो डिमांड थी ना, जो डॉलर की, वो आर्टिफिशियल डिमांड हो गई थी डॉलराइजेशन की, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि डिफॉल्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से फिर 306, 309, 320 तक पहुंचा। फिर अब अब 270 से 80 में, 280 में जी। अच्छा, अब मिफ्ता साहब उस पॉइंट पे हम आ जाते हैं। ये मैंने चूंकि इब्तदाई में बड़ी तफसील से जिक्र किया कि PTI क्या अप्रोच रखती है, वो इनके बारे में क्या राय रखती है, ये उनके बारे में क्या राय रखते हैं। और जहाँ तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, वो तो ये कहते हैं DGI SP बरमला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी इनको सियासी जमातों से ही बात करनी होगी, और 9 मई इसको बड़ी चार्जशीट है। यहाँ जो पॉलिटिकल डेडलॉक है, इससे पहले कि मैं आपसे इकनॉमिक सोल्यूशन पूछूँ, पॉलिटिकल डेडलॉक में
आप एक थर्ड अंपायर के तौर पर, या थर्ड फोर्स के तौर पर, या न्यूट्रल फोर्स के तौर पर क्या सोल्यूशन देखते हैं या होना चाहिए? क्योंकि इस डेडलॉक से क्योस है, सोसाइटी डिवाइड है, पोलराइजेशन है, नफरत है एक दूसरे के खिलाफ। देखिए भाई, हम हिंदुस्तान से भी अगर कभी हमारा मसला हल होगा ना, तो वो टेबल पे ही होगा, विदाउट जम्मू एनी से भी डाउट। नहीं होगा। ठीक है। ये अल्लाह करे ये इजराइल का जो जेनोसाइड है ये ख़त्म हो जाए, फ़लस्तीनियों की जो 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 शहादतें कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं फ़लस्तीनियों पर, वो भी ख़त्म होगी। वो भी सीज़ फायर होगा तो किसी मेज़ पे ही होगा। तो जब हम अपने दुश्मनों के साथ मेज़ पे बैठ जाते हैं, तो हम अपने हरीफों के साथ तो मेज़ पे बैठना, जो कि पाकिस्तानी हैं, और हम कम से कम ये कहते तो है ना कि हमारी सबका मंजिल एक ही है कि पाकिस्तान आगे बढ़े। हमारी सबकी ख्वाहिश तो यही है ना कि पाकिस्तान आगे बढ़े। तो फिर चाहिए शायद बड़े अरसे से पहले कह रहे थे कि इलेक्शन से पहले भी बैठ जाओ। और अब भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो चीदा सियासी लीडरान हैं, बिलखुसूस आसिफ जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, वो अलॉन्ग विद ज़ाहिर है कि आर्मी की लीडरशिप और जुडिशल लीडरशिप, अगर वो कोई बैठ के इसका कोई तस्वीर निकाले, और मैं ये समझता हूँ कि जजेस साहिबान को भी आपस में बैठ के अपने भी जो नहीं, अब तो आपने एक दूसरे बड़ा अच्छा नुक्ता ये रेज कर दिया। अब तो देखना, चीफ जस्टिस आला अदलिया कह रही है कि पार्लियामान में बैठे मुल्क को आगे बढ़ना है, वो भी ये सोल्यूशन दे रहे हैं, ये बात पे फोकस कर रहे हैं, अदलिया भी कह रही है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि किसको इनिशिएटिव किसको लेना चाहिए, जरदारी साहब को, मियाँ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, या इमरान खान साहब को? मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, वो सबसे ज़्यादा सीनियर लीडर हैं। नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इनकी इस वक्त जो है वो दुख्तर पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं। इनके ही छोटे भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। तो मैं समझता हूँ कि मियां नवाज, और ये बड़े दिल वाले हैं नवाज शरीफ साहब, मैं जानता हूँ जितना। तो मियां साहब अगर पहल कर लें तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और आर्मी चीफ से भी मशवरा कर लें, और चीफ जस्टिस से भी मशवरा कर लें, और कहीं ना कहीं इस बात को देखें, इसको कहीं ना कहीं सेटल करके आगे बढ़ना होगा। और इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि खदोखाल इसके यही हो सकते हैं कि एक आध साल के अंदर, 2 साल में फिर इलेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत कंटेंशियस है। So you think कि आपका मानना यह है कि बातचीत के साथ साथ असल सोल्यूशन जो है वो अर्ली इलेक्शंस हैं? एक किस्म की नेशनल गवर्नमेंट अगर हो जाए, अगर उमर अयूब, गौहर खान साहब या ऐसे जो दीगर लोग हैं, वो अगर, जिनको आप कहें कि रीज़नेबल, अली मोहम्मद खान साहब सेंसिबल लोग हैं, वो भी अगर हुकूमत में आ जाएं, पीपल्स पार्टी के भाई भी हमारे हुकूमत में आ जाएं, और उसके बाद 2 साल 1.5 साल के अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी कर लें, उसके बाद इलेक्शन लड़ लें, तो एक तरीके से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। देखिए, आज अजमल भाई, मैं और आप अभी से बात कर रहे हैं, और आप एक पब्लिक इंटरेस्ट प्रोग्राम करते हैं, लेकिन अभी तक हमने महंगाई की, अनएम्प्लॉयमेंट की, पाकिस्तान के मसाइल की, बिजली के बिलों की बात नहीं करी। अभी तक हम इमरान खान व नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली करेंगे कि पाकिस्तान में बिजली के बिल जो है वो एशिया में एज अ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम सबसे ज़्यादा है। ये बात सियासत के अंदर, ये बात मेरी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, ये आपकी और ये तमाम सियासी लीडरान की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। लेकिन हम तो दस्तों गिरेबाई हैं, तो हम तो ये बात कर ही नहीं पा रहे। ये आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया। मैं तो अपने प्रोग्राम में गाहे चाहे वो बेरोजगारी हो, स्कूल से बाहर बैठे बच्चे हों, माल न्यूट्रिशन हो, पोलियो हो, बिजली के बिल हों, सोलर वालों पर आने वाली उफ्ताद हो, सब पे बात करता रहता हूँ, गाहे अकेला। लेकिन मसला ये है कि जो पॉलिटिकल डेडलॉक है ना, उसकी हीट इतनी है कि वो आवाम भी उस पर, क्योंकि वो पॉलिटिकल डेडलॉक ने असल में हमें असल मौज़ूआत से दूर किया हुआ है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तब तक इन इश्यूज को एड्रेस भी नहीं किया जा सकता ना। ये भी एक टेक्निकल फ्लॉ है। अजमल भाई, अगर सुबह के अखबार में हम एक दूसरे को गद्दार बोलें या काफिर बोलें, पता नहीं क्या क्या बोलें, तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि शाम के प्रोग्राम में इस पे बातचीत ना हो। कौम भी सुनेगी ना कि भाई क्या बात हुई, बताओ। तो आपको ये बात करनी ज़रूरी है। लेकिन सच्ची बात यह है कि हम सब ये बात समझते हैं कि ये गद्दारियों के लक़ब देने से बेहतर है कि हम आज इधर जो है वो बिजली के बिलों पे बात करें, उसके ऊपर कोई सर जोड़ के बैठें। बिल्कुल ठीक। तो आप कह रहे हैं कि मियाँ साहब को नाश्ता लेके अडयाला पहुंचना चाहिए? मियाँ साहब तो बड़े दिल वाले हैं, नाश्ता ले जाएं, लंच ले जाएं, चाय ले जाएं, ब्रंच ले जाएं सर। जी।
मतलब वो नहीं मुझे पता कि अडयाला जेल पहुंचना चाहिए किस तरह, लेकिन ये कि जाहिर है कि मतलब एलचीज होते हैं, मतलब दोस्त होते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, कुछ ना कुछ तरीका, कोई देखिए कोई ना कोई तरीका आपको निकालना पड़ेगा कि आप जो है इस मुल्क के अंदर सारे पॉलिटिकल लीडर्स को, मैं ये जानता हूं कि खान साहब जो थे उनकी एक बड़ी कंट्रोवर्शियल है, और वो सारा दिन अगर एक आदमी दूसरे को बोल रहा हो मैं निकल के तुमको जेल बंद करूंगा, मैं निकल के तुमको जेल बंद करूंगा, तो दूसरा आदमी भी बोलेगा कि यार इसको निकालना चाहिए क्या, ये बात तो है। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब पाकिस्तान के ठीक सबसे मकबूल लीडर हैं आज, ठीक है। और इसलिए उनको बात करके आगे का रास्ता निकालना ज़रूरी है। ऐसे लोग हैं संजीदा लोग, और खान साहब जैसे, उमर अयूब जैसे, असद कैसर जैसे, सलमान राजा जैसे, जिनसे बात की जा सकती है और कोई रास्ता निकाला जा सकता है। अल्लाह करे ऐसा हो। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, एंड आई एक्सपेक्ट यू कि आज आप दबाएंगे नहीं बल्कि खुल के बात करेंगे। मेरी इत्तला यह है कि कुछ नून लीग से भी, पीपल्स पार्टी से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे राब्ते में और आपकी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, ये दुरुस्त बात है? और अगर है तो कौन कौन सी अहम शख्सियात आपके साथ राब्ते में है? सर देखें, मैं 15 साल से सियासत कर रहा हूँ, शायद अब्बासी साहब को 35 साल हो गए, तो तमाम जो पीपल्स पार्टी, पीटीआई और नून के जो लीडरान हैं वो हमारे दोस्तों में शामिल हैं। अभी ईद आएगी तो हम सबसे बात करेंगे, ईद की मुबारकबाद देंगे। सियासी लोग होते हैं तो सियासी बात भी करते हैं, लेकिन मेरे पास ये, मैं इस वक्त किसी का नाम लेने से कासिर हूँ सियासतदान का। गैर सियासी लीडरान जो हैं, जैसे डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब जो पीटीआई के वजीर थे, या डॉक्टर तारिक बनोरी जो हमारे हाई कमिश्नर थे, या एम्बेसडर सीमा बलोच साहिबा जो कि हमारी अब सफ़ीर थी, ऐसे बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, मुईज़ जाफरी साहब, उमर अल्लाह वाला साहब, बहुत सारे हमारे साथी हमारे साथ। मुफ्ती साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छोटा सा कमेंट। हद तक के इज़्ज़त कानून पंजाब में बन गया है, 30 लाख जुर्माना फेक न्यूज़ के ऊपर। डू यू थिंक दिस इज़ द सोल्यूशन इस मसले को रोकने के लिए? पता नहीं कब सीखेंगे हम लोग, ये मैं आपको बताऊं कि दिस विल कम बैक टू बाइट मुस्लिम लीग सो हार्ड, पता नहीं कब सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब थे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू। एक छोटी सी ब्रेक और फिर बाकी मेहमानों का तारुफ और अगला मौजूद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें अभी ज्वाइन कर रखा है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने, और कुछ देर बाद हमें बैरिस्टर सदीक भी ज्वाइन करें। लेकिन पहले मैं तारिक फजल चौधरी साहब से बात करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो आपके लिए सवाल वही है, ट्रिब्यूनल के ख़िलाफ़ आप लोग जो हैं वो गए और ट्रिब्यूनल पर जानबदारी का इल्ज़ाम आपने आयद कर दिया, क्योंकि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे आपके मुकाबले में, उनके फॉर्म तो मैच कर रहे थे। क्यों आपने उन पर जानबदारी का इल्ज़ाम आयद किया? ये तासुर उभर है कि जैसे आप उस प्रोसीडिंग से भाग रहे हैं। बात यह है जी कि हमारे जो सियासी मुखालिफिन है जी, जाहिर है उन्होंने कोई हमारे हक की या कोई इंसाफ की बात तो नहीं करनी। सबसे पहली बात तो ये है कि वो ये मुकदमा अदालतों से ज्यादा मीडिया पे लड़ रहे हैं, और फैक्ट्स और हकायक वो अदालतों में दिए जाते हैं, और अदालतों में केस लड़ना मुश्किल भी होता है और वो हकायक के ऊपर भी होता है। तो मेरी उनसे ये गुजारिश है, आपके जो फैक्ट्स हैं वो लेके अदालतों में आए। हर रोज आप देख रहे होंगे कि सिवाय टीवी टॉक शोज में सनसनी फैलाने की कोशिश करना, झूठे बयान देना, इल्जामात लगाना, उनका पूरा जो है वो इस वक्त मुद्दा यही है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बात आप ये जो आपने कहा ना एतराज़ात आपको क्या है ट्राइब्यूनल के ऊपर, और हम क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए हैं। जमी साहब, आप एक बाखबर साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान भर में इस वक्त कितने केसेस हैं जो ज़ेर समाअत हैं मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स में पूरे पाकिस्तान में। मैं आपको बताता हूँ, इन केसेस की तादाद है 570। ठीक, 570 केसेस इसी नौइयत के पूरे पाकिस्तान में ज़ेर समाअत हैं, और उन पे प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स कर रहे हैं। और ये चारों सूबों की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें इस्लामाबाद के भी 3 केसेस हैं। ठीक है। तो मुझे आप ये बताएं कि ये 570 केसेस, उनके ऊपर कोई खबर आपने टीवी पे सुनी है कभी? प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जज साहिबान भी उन्हें सुन रहे हैं, ट्रायल हो रहे हैं, सबूत मांगे जा रहे हैं, कागज दिए जा रहे हैं, दोनों साइडें हैं, गवाहियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई खबर आई है? डॉक्टर साहब जो ये सुने ना, मेरी बात सुने ना। जी जी फरमाएं। सेम शिकायत है। मैं जरा बस एक आर्गुमेंट पूरा कर लूं, फिर आप
सवाल करें। सेम शिकायत हैं, मोर और लेस इसी तरह की होती हैं। इस्लामाबाद में क्यों आग लगी हुई है, क्या वजह है? डॉक्टर साहब, आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है। आपका जो फैक्ट एंड फिगर आपने पेश किए बड़े दिलचस्प है, जो आपकी राय है उसका भी एहतराम है। लेकिन मसला ये ना हुजूर, इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत की 3 सीटें हैं, 3 बड़े अहम लोग वहाँ पे PTI के भी थे, आप लोग भी थे। और दूसरी बात यह कि ज़ेर समात जो मुकदमात हैं उनकी प्रोसीडिंग्स तो रिपोर्ट होती हैं, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स में हूँ, हाई कोर्ट्स में हूँ, सेशन कोर्ट में हूँ या सुप्रीम कोर्ट में हूँ। तो वो प्रोसीडिंग्स तो रिपोर्टर करता है, उन प्रोसीडिंग्स पर बात भी होती है। इसमें गलत क्या है सर? नहीं, मैं प्रोसीडिंग्स के रिपोर्ट होने पे बिल्कुल ना मुझे एतराज है और ना होना चाहिए, और ये होती हैं और जरूर होनी चाहिए। मुझे उनके नशर होने पे कोई एतराज नहीं है मीडिया पे। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज, स्टिकर, स्क्रीन, टीवी प्रोग्राम, हर एंकर, वो 570 मुकदमे कहाँ हैं? वो भी तो चल रहे हैं ना। ये सनसनी यहाँ पे क्यों फैली हुई है, मेरा सवाल ये है। और अहम और गैर अहम जो आपने कहा, सारे लोग अहम हैं, सारे जो जीते हुए हैं, जो नहीं भी जीते हुए हमारे लिए, वो भी सारे काबिल एहतराम है। इक्वल नौयत के मुकदमात हैं। मेरा ये मकसद सिर्फ आपसे ये बात करने का या नुक्ता आपके सामने रखने का ये था कि यहाँ पे चंद ऐसी चीजें हुई जो ऑनरेबल जज हैं ट्राइब्यूनल के ड्यूरिंग समात के, जिसके ऊपर टेक्निकल ग्राउंड्स पे हमने एतराज किया है। अब मिसाल के तौर पे जो मटेरियल दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारी जानिब से और हमारे मुखालिफ उम्मीदवारों की जानिब से, उसके ऊपर जो दस्तखत हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स के, पोलिंग एजेंट्स के, या जो हम अपने पोलिंग एजेंट्स के बयान अलफियाँ दे रहे हैं, या उस पर जो अंगूठों के निशान हैं, ये मवाजना या नादरा करेगा या इसका फोरेंसिक होगा, FIA करेगा, बैरून मुल्क कराएं, हमें कोई एतराज बिल्कुल ठीक है, आप वो करवाएं, खुशी से करवाएं, बिल्कुल आपका हक है। लेकिन एक छोटा सा नुक्ता ले लेना, अब इस्लामाबाद में तो देखा ट्रिब्यूनल भी एक है, वहां से बाहर कहाँ मुंतकिल करे ECP? देखिए, हमने तो ECP को शिकायत की है ना जी, हमने कोई ट्रिब्यूनल का नाम तो नहीं दिया, ना हम तजवीज़ कर सकते हैं। आप देखें, मैंने ये भी देखा, जो मैंने कहा ना मीडिया ट्रायल, ये एक शिकायत जो में थी मैंने आपको की ट्राइब्यूनल से। अच्छा, अब जज साहब की ज़ात के खिलाफ हमने कोई बात नहीं की, वो बड़े क्रेडिबल जज हैं, बड़े ऑनेस्ट जज हैं, ज़ाती तौर पे मैं जानता हूँ। हमें सिर्फ जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ट्राइब्यूनल के, जो कि ट्रायल कोर्ट के प्रोटोकॉल्स हैं, हम चाहते हैं कि केस उसके मुताबिक चले और सबूत जो है वो प्रॉपर फोरम के ऊपर चेक हों। एक बात। अब जो आपने बात की, एक और मीडिया के ऊपर बड़ा मजेदार बहस चलती रही। ठीक है, अब मसला यह है कि मैंने आपका मौक़िफ़ तो पूरा जी मीडिया के ऊपर एक और बहस चलती रही। उस दिन मुझे AR पे काशिफ भाई साहब ने बुलाया, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। इसी तरह उन्होंने पूरा ये मुकदमा और मुद्दा मेरे सामने रखा। मैंने कहा आपका शुक्रिया कि आप मुझे बुला के मुझसे पूछ रहे हैं, आपका भी शुक्रिया कि आप मुझसे बुला के पूछ रहे हैं। बिल्कुल वन साइडेड प्रोग्राम नहीं कर रहे, कई चैनल तो झूठ बोल रहे हैं और वन साइडेड प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो पहले आपको वक्त दिया है। नहीं, बहुत मेहरबानी, इसीलिए मैं आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अब मुझे ये बताएं कि ECP के ऊपर चैलेंज हो रहा है। ECP पे चैलेंज क्या हो रहा है कि जनाब, मतलब मीडिया में प्रोग्राम हो रहे हैं कि ECP सुन नहीं सकता जी ट्राइब्यूनल को, वो हाई कोर्ट है। वो भाई, ये सेक्शन 140 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, बड़ा क्लियर पाकिस्तान भर के तमाम ट्राइब्यूनल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाए हैं। हाई कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। नोटिफिकेशन सारे इलेक्शन कमीशन ने किए हैं, और अगर किसी को शिकायत है किसी ट्राइब्यूनल से, इलेक्शन कमीशन जाएगा। मैं बिल्कुल आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब भी बैठे हैं, जरा उनकी बात मैं लेना चाह रहा हूँ। अजहर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है मुझे जी। अच्छा, देखें, तारिक फजल चौधरी साहब ने अपना मुद्दा बयान किया है, उन्होंने अपना रैशनल दिया है। आपको क्या एतराज़ है अगर वो ट्रिब्यूनल को चैलेंज कर रहे हैं, ये उससे मुतमिन नहीं है, जानिबदारी का उस पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं? क्या ये हुकूमत वक्त का काम है फैसला करना? क्या यानी अगर इन्हें कोई एतराज है, आज तक ट्रिब्यूनल ने कोई दरखास्त दी इन्होंने आज तक कोई उस सेक्शन के अगेंस्ट कोई सुप्रीम कोर्ट में गए? इलेक्शन कमीशन के पास क्या कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन पे तो इल्जाम आते हैं, नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज कॉज। अभी मैं बता देता हूँ इनका, यानी ये जो कहानी बता रहे हैं, आप अंदाजा लगाएं, इन्होंने एक ऑर्डिनेंस के जरिए उसमें तब्दीली कर ली। अब इलेक्शन जब अनाउंस हुए, ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट के जजेस ने होना था साफ शफाफ इलेक्शन के हवाले से। ये पहले भी एक कहा, तो इस दफा नहीं डाला गया। क्यों नहीं डाला गया? उसकी वजह है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं वो कंप्रोमाइज होते हैं, वो मेरिट पे काम नहीं कर पाते, जो एक टेन्योर के लिए आते हैं। तो ये आपके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में ऐड हुई थी बाकायदा। और इन्होंने क्या किया,
सर आसफ अली जरदारी साहब यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लग रहा है बेवकूफ बना रही है कौम को। वो मुल्क से बाहर जाते हैं और वापसी पे उनके गैर मौजूदगी में यूसुफ रज़ाक गिलानी सब क्या करते हैं, वो उस ऑर्डिनेंस को जो रिटायर्ड जजेस लगाने का इख्तियार दे देता है। यानी जो ख्वाहिशात हैं, जो इन मेंबरान की ख्वाहिशात हैं, जो अपने ट्राइब्यूनल में कैसे आज तक यानी क्या हुआ था, इन्हें बुलाया गया, जा नहीं रहे थे, जुर्माना हुआ, जुर्माना बाकी ट्राइब्यूनल में भी हुआ है। भाई इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 तो सीटें हैं, एक ही जज है, यहाँ कौन सी सीटें ज्यादा है? बाकी पूरे मुल्क के अंदर जो ट्राइब्यूनल है और वो भी देखें आप सिर्फ इतना देख लें कि इलेक्शन कमीशन की बददियानती देखें। ट्राइब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट ने तैनात किए जनाब जब मलिक जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब के वाले थे, वो बकायदा नॉमिनेट हो गए। इलेक्शन कमीशन कहता है हम अपनी मर्जी से लगाएंगे। भाई क्या अपनी मर्जी से लगाएंगे आपने अजहर साहब असल में तो मैंने आपको अहमत दी थी क्योंकि आपने ऑर्डिनेंस का हवाला दिया। जरदारी साहब जब बाहर गई, गिलानी साहब आए, ऑर्डिनेंस एक पंजाब हुकूमत के यहाँ भी एक बिल था, कानून था, जो गवर्नर बाहर गए तो कायम मुकाम गवर्नर यानी स्पीकर ने उस पर दस्तखत कर दिया, हत्या की इज्जत वाला। मैंने उससे आप पे तफसीली बात करनी है अभी तारिक फजल चौधरी साहब से, तो चूंकि मेरा फर्ज था कि मैं आपका भी कमेंट ले लूँ। मेरे साथ आप रहें, छोटी सी ब्रेक है, फिर अजहर साहब से मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे अहम खबर आज की ये है कि हत्या की इज़्ज़त का जो कानून है वो बन गया है पाकिस्तान में, पंजाब में जो बिल था, क्योंकि कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद खान साहब के दस्तखत हुए। गवर्नर जो पीपल्स पार्टी के हैं वो यहाँ थे नहीं, उनकी अदम मौजूदगी में, और अब ये बिल कानून बन गया है। 30 लाख रुपए तक हर्जाना हो सकता है और ये ट्रिब्यूनल की सज़ा, ट्रिब्यूनल की कार्रवाई शुरू होने से पहले भी हो सकता है। सच क्या है, झूठ क्या है, उसका तयन ये कानून खुद करेगा, ट्रिब्यूनल करेंगे। इसमें जर्नलिस्ट बॉडीज़ जो हैं, तमाम सहाफ़ती तंजीमें, वो सरापा एहतजाज हैं। PBA का भी इजलास हुआ, CPNE का भी इजलास हुआ, जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें प्रेस क्लब से लेके वो सरापा एहतजाज हैं। अजहर सदीक साहब से इस बारे में हमारी पिछले हफ्ते बात हुई थी, इसलिए मैंने आज उन्हें ज़हमत दे रखी है। अजहर साहब, ये बिल है क्या है, इसका मकसद क्या है, और इस पर अब कैसे आपने भी इसे चैलेंज करना था, क्या आपने किया? अच्छा, पहले तो मैं बताता चलूँ, ये बिल जो कि गवर्नर ने असेंड किया है, अभी बाकायदा नोटिफाई होना है, गैजेट होना है। जब गैजेट होगा फिर ये कानून, गैजेट से पहले भी ये कानून नहीं है। तकनीकी तौर पर जैसे होता है वो मैंने तैयार कर ली है, लेकिन मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दोहरा रवैया देख के बड़ा परेशान हुआ हूँ। वो कैसे? आप अंदाजा लगाएं, उन्होंने नया ऑर्डिनेंस में भी और उन्होंने इलेक्शन एक्ट में भी, यानी सदर बाहर चला गया, उसके पीछे एक्टिंग सदर ने कर दी है। यहाँ भी किया गया। यहाँ मैंने आर्टिकल 116 के तहत गवर्नर को कहा था कि इस पे एतराजा लगा के वापस भेजे, और गवर्नर पब्लिकली कहते रहे कि ये मैं जब तक एतराजा दूर नहीं होते वो अपने दफ्तर में रखी रखा उन्होंने। और कमाल की बात है, वो बाहर जाते हैं और ये बहाने से, यानी क्या ऐसी क्या इमरजेंसी थी, वो बाहर जाते हैं, पीछे से एक्टिंग वो जो स्पीकर है वो एक्टिंग गवर्नर बनते हैं और दस्तखत कर देते हैं। यानी क्या ऐसी जल्दी थी या क्या ऐसा मामला था, नहीं किया तो ये बदनीति का एलिमेंट तो ऑटोमेटिकली। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं, अब जो पीपल्स पार्टी को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब मैं नहीं समझ में आता कि कौन सी जमहूरी जमात, और ये इससे पहले मैं आपको आम आदमी के लिए बताता चलूं, ये कानून जो है ये कॉन्फ्लिक्ट करता है द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल एक्ट 2021 के तहत, जिसमें सेक्शन 3 कहता है कि उनकी लाइफ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इल ट्रीटमेंट। हाँ, उसको यकीनी बनाया जाएगा। हाँ। ना राइट टू प्राइवेसी एंड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सोर्सेज, ये कहा हुआ है कि उसे नहीं पूछा जाएगा। इंडिपेंडेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, ये आपका ये कहता है। गुड फेथ ऑब्लिगेशन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल, ऑब्लिगेशन टू इन्वेस्टिगेट, ये सारी चीजें ऑलरेडी थी, लेकिन क्या किया है पंजाब ने आकर जो बनाया है, इसके अंदर बेसिकली 10-12 सेक्शन ऐसे हैं। एक तो डिफेंसेस की बात है, कमाल की बात है, डिफेंस में इसका मकसद आपको क्या लग रहा है, इसका मकसद असल में क्या है, टारगेट क्या है इसका? इसका मकसद बड़ी बात है कि जुबानें बंद करनी है, जुबानें टोटल मीडिया, यानी आप कोई भी खबर देंगे ना, यानी आपके पास एक सोर्स से इंफॉर्मेशन आई है, वो इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते। वो वजह कि आपको सोर्स सामने लाना पड़ेगा, तो सोर्स कभी भी सामने नहीं आएगा। क्या होगा उससे? ट्राइब्यूनल बने, आपकी डिग्री हो जाएगी फौरी। आपको हक दिफा दिया है, हक दिफा दिया ही नहीं। क्या अदालत अगर ट्राइब्यूनल चाहेगा हक दिफा देना तो देगा। और ट्राइब्यूनल में जजेस भी जो है हुकूमत वक्त की मर्जी के होंगे, उसमें हाई कोर्ट के जजेस या कोई जजेस नहीं लिए जाएंगे, ये भी बताना चलूं आगे। फिर कानून शहादत का इतलाक नहीं होगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अब अलमिया है वज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और तारिक फजल साहब आपके बहुत शुक्रिया। सवाल असल में है ये कि क्या ऐसे क़वानीन बना के आप रेगुलेट कर सकते हैं मीडिया को या सोशल मीडिया को? जवाब है बहुत मुश्किल है। ऐसे क़वानीन से कभी भी रेगुलेशन अमल में नहीं आती। कानून वही होता है
सहाफ़ती तंजीमें, सहाफ़ती एडिटर्स और ज़िम्मेदारान जिस पे ऑन बोर्ड हूँ वो रास्ता आपको देते हैं कि कैसे सहाफ़त चलती है और सहाफ़ी को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।